हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉय रीइंकार्नेटेड टू डीमन वर्ल्ड के न्यू एपिसोड दैट इज 55 में। एंड दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि एकदम काफी ज्यादा बढ़ चढ़ की तैयारी हो रही थी एंड हर कोई महासंग्राम के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं दोस्तों, आप लोगों में बहुत सारे ऑडियंस ने पिछले वीडियो को लाइक नहीं किया है एंड कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं किया है। एंड दोस्तों, सबसे जरूरी बात, मैंने आप सभी को हाइप करने के लिए बोला था, तो आप लोगों ने हाइप भी नहीं किया, तो इसलिए आप लोग अब से हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड इसके अलावा दोस्तों, आप सभी से एक और सवाल था कि आप लोग एआई एनीमे एक्सप्लेनेशन के अलावा और क्या क्या देखते हैं, लाइक रियल जो एनीमे होता है जैसे कि नारुतो, वन पीस, ब्लीच, ऐसे ही काफी सारी जो एनीमे है ना, वो सब भी आप लोग देखते हैं क्या? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ इन फ्यूचर उस टाइप की एनीमे को कवर नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को बढ़िया बढ़िया एनीमे भी सजेस्ट करो, जिससे आप लोग अगर वीडियो लेट आती है तो आप लोग तब तक उस एनीमे को देख पाए। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड चलिए इसी के साथ इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इटर्नल नाइट वेस्टर्न जॉनवू नंबर 7 फ्रंटलाइन। आज रात घोषनेस्ट के महासंग्राम की दूसरी रात थी। इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट का लगभग 40% हिस्सा पूरी तरह से गिर चुका था। न कोई सहायता थी, न कोई लॉजिस्टिक टीम। हर डिफेंस लाइन अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रही थी और इटर्नल नाइट की वेस्टर्न जॉनवू नंबर 7 डिफेंस लाइन भी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उसका गोला बारूद और संसाधन लगभग खत्म हो चुके थे। सुबह होने में अब केवल 1 घंटा ही बाकी था, लेकिन इस डिफेंस लाइन में जमा किए गए घोष स्टोन लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे। एक एक करके सभी तोपें भी शांत होने लगी थी। वहीं दूसरी ओर घोष नेस्ट की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। वे बिना किसी डर के पूरी ताकत से हमला कर रहे थे। शहर की दीवार गिरने में अब बस कुछ ही समय बाकी रह गया था। अब हमारी बारी है। शहर की दीवार पर पालथी मारकर बैठे हुए बूढ़े क्यों धीरे धीरे खड़े हुए, फिर उन्होंने बेहद धीमी गति से अपना ऊपरी वस्त्र उतारना शुरू किया। ऐसा लग रहा था मानो किसी सूखे पेड़ की पुरानी छाल उतर रही हो। जब कपड़े का आखिरी टुकड़ा नीचे गिरा तो उसकी दुबली पतली छाती हमेशा रहने वाली रात की ठंडी हवा के सामने आ गई। वह सचमुच बहुत बूढ़े हो चुके थे। उसकी पसलियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। हर भारी सांस के साथ उसका सीना फूल रहा था। हालांकि उनकी मांसपेशियां सिकुड़ चुकी थी, लेकिन वे अभी भी पुराने वृक्ष की जड़ों की तरह उसकी त्वचा को कसकर पकड़े हुए थे एंड काफी दमदार लग रहे थे। क्या कहते हो त्यानी, बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन शरीर अभी भी बुरा नहीं है। यह सुनकर त्यानी मुस्कुराया और बोला, गुरुजी, आपका रुतबा अभी भी पहले ही जैसा है। बूढ़े क्यों हल्के से हंसे और बोले, पहले जैसा कहा? मेरी पूरी जिंदगी में कोई भी बड़ी उपलब्धि नहीं रही है। कह सकते हो कि मैं काफी ज्यादा असफल इंसान हूँ। उस समय तुम्हारी गुरु माता चाहती थी मैं अपने बेटे के नाइट वॉचमैन होने के बाद सबसे छिपा कर रखूं। वो नहीं चाहती थी कि वह इटर्नल नाइट पैलेस में शामिल हो, लेकिन मैं उस वक्त बहुत ज्यादा जिद्दी था। मैं हमेशा यही सोचता था, जब दूसरे लोगों के बच्चे अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं तो मेरा बेटा क्यों नहीं? और इसी झंझट की वजह से आखिरकार तुम्हारी गुरु माता मुझसे अलग हो गई और फिर एक पराये देश में जाकर उनकी मृत्यु हो गई। यह सब याद करके मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं सच में बहुत बड़ा मूर्ख था। क्या इटर्नल नाइट पैलेस को सच में सिर्फ एक और नाइट वॉचमैन की इतनी ज्यादा जरूरत थी? खैर, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। ठंडी हवा के बीच बूढ़े क्यों के होठ हल्के से कांपे। वे कुछ कहना तो चाहते थे, लेकिन उन्होंने बस एक लंबी सांस ली, मानो उसी सांस के साथ अपनी पूरी जिंदगी पर अंतिम विराम लगा रहो। उन्हें कुछ अफसोस जरूर था, लेकिन अब यही सही था। फिर उन्होंने धीरे धीरे गहरी सांस ली। अगले ही पल उनकी झुकी हुई रीढ़ एक एक इंच करके सीधी होने लगी। उनके पूरे शरीर की हड्डियां ऐसे चटकने लगी मानो आग में भुने जा रहे पॉपकॉर्न फूट रहे हो। इसके तुरंत बाद उनके त्वचा के नीचे सुनहरी लाल आभा तेजी से फैलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सूख चुकी नसों में फिर से पिघला हुआ लावा दौड़ने लगा हो। मैं चलता हूँ, बस इतना कहकर बूढ़े क्यों ने अपने पुराने दोस्त से मानो आखिरी विदाई ली और वे दौड़ पड़े। वे शहर की दीवार के सहारे उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगे। शुरुआत में उनकी गति काफी धीमी थी, लेकिन तीसरे कदम के बाद मानो उनकी रफ्तार अचानक कई गुना बढ़ गई। यह ऐसी दौड़ थी मानो बूढ़े अपनी बची हुई जवानी को निचोड़ देना चाहते थे। धीरे धीरे उनके शरीर की आग की लपटें निकलने लगी। हर कदम के साथ शहर की दीवार पर अग्नि के गोलाकार निशान बनते जा रहे थे। लेकिन जब उनकी गति अपने चरम सीमा पर पहुंची तो उनका शरीर पूरी तरह से गायब हो चुका था। आसमान में अब केवल एक सुनहरा लाल सूर्य दिखाई दे रहा था, मानो कोई उल्का पिंड आकाश को चीरते हुए सीधे घोस्ट टाइट के काले समुद्र में जा गिरी हो। जहाँ जहाँ से वह गुजरा, अनगिनत घोस्ट ने उसको चीखने का मौका भी नहीं मिला और वे उसी पल राख बन गई। त्यानी वहीं खड़ा होकर चुपचाप अपने गुरु को देखता रहा। उसे याद आया, जब वह पहली बार इटर्नल नाइट पैलेस के वेस्टर्न ऑपरेशन ग्रुप में शामिल हुआ था, तब दीवार पर एक दोहा टंगा था जिसमें केवल एक ही पंक्ति लिखी थी, दूसरी नहीं। उस वक्त उसने गुरुजी से पूछा था, दूसरी पंक्ति कहाँ है? गुरुजी मुस्कुराए थे और बोले थे कि अभी सोची नहीं है, जब सोच लूंगा तब इसे हमारे वेस्टर्न ऑपरेशन के ग्रुप का नारा बना देंगे। लेकिन बाद में त्यानी ने खुद ही दूसरी पंक्ति जोड़ दी थी। उसने कहा था, भले ही तीन का समुद्र में बह जाए, फिर भी मैं अपने रक्त से आकाश को जला दूंगा। और यह सुनकर उसके गुरु बेहद खुश हुए थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, बस यही रहेगा। उस दिन के बाद यह दोहा इटर्नल नाइट पैलेस के वेस्टर्न ऑपरेशन ग्रुप के मुख्यालय में हमेशा के लिए टांग दिया गया। काफी समय बाद त्यानी को पता चला कि उसके गुरुजी भी एक विशेष साधक थे, मार्स सन यानी मंगल वंशज। शायद यही वजह थी कि उन्हें उस दोहे की दूसरी पंक्ति इतनी ज्यादा पसंद आई थी। इसके बाद त्यानी ने फिर उत्तर दिशा की ओर वेस्टर्न वेस्ट आइलैंड की तरफ देखा। उसके होठ पर हल्की सी मुस्कान आई। उसके पुराने दिन वाकई में काफी ज्यादा यादगार थे। अफसोस बस इस बात का था कि उसे सचमुच में खेती करना बहुत ज्यादा पसंद था। त्यानी ने आखिरी बार अपने गुरु को जाते हुए देखा। फिर उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया, भले ही एक दिन का समुद्र में बह जाए, फिर भी मैं अपने रक्त से पूरे आकाश को जला दूंगा। फिर जैसे जैसे उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी और तेज होती गई, वैसे वैसे पूरा शरीर एक सुनहरी मानव आकृति में बदलती गई, मानो उसके बॉडी से एक अलग ही लेवल का ऑरा निकल रहा। धीरे धीरे उसकी सांसें भारी होती जा रही थी और हर सांस में उसके मुंह से सुनहरी धुंध निकल रही थी, जिसमें काफी सारी चिंगारियां चमक रही थी। अगले ही पल वो डिफेंस लाइन के दक्षिणी हिस्से की ओर दौड़ पड़ा। उसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी।
फिर वह भी आसमान में तेजी से ऊपर उछल गया और सीधे घोस्ट ने उसकी विशाल सेना से जा टकराया। और उसी क्षण इटर्नल लाइट वेस्टर्न ज्वानू नंबर 7 फ्रंट लाइन के ऊपर 2 सूरज चमक रहे थे। उस डिफेंस लाइन पर मौजूद अनगिनत सैनिक और सभी रक्षक चुपचाप इस नजारे को देख रहे थे। उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला। सब जानते थे कि इन दोनों जैसे शक्तिशाली लोगों के पास बच निकलने के अनगिनत मौके थे। अगर ये चाहते तो पहले दिन वेस्टर्न वेस्ट आइलैंड चले जाते, लेकिन उन्होंने हमारे लिए ऐसा नहीं किया। उन्होंने पीछे हटने के बजाय ईंट का जवाब पत्थर से देने का सोचा और आखिरी दम तक यही रुककर बाकी लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकालने का सोचा, क्योंकि किसी न किसी को तो पीछे रुककर यहाँ डिफेंस लाइन की रक्षा करनी थी। फिर देखते ही देखते सुबह हो गई और इटर्नल लाइट वेस्टर्न ज्वानू नंबर 7 फ्रंट लाइन एक और रात टिक पाई थी। जब सैनिक डिफेंस लाइन से बाहर निकले और रात की अगली लड़ाई की तैयारी के लिए घोस्ट की लाशों से घोस्ट स्टोन निकालने गए, तभी उन्हें जमीन पर राख की 2 ढेर दिखाई दी। अब उन राख के ढेरों में किसी इंसान की पहचान तो नहीं बची थी, लेकिन वहाँ मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि वे दोनों राख किसकी थी। किसी ने कुछ भी नहीं बोला, बस सबने एक नजर उस राख के ढेरों पर डाली, फिर चुपचाप अपना काम करने लगे। लेकिन जब भी कोई उसके पास से गुजरता तो अनजाने में ही उनके चारों ओर से होकर निकलता, मानो उनकी अंतिम नींद में कोई बाधा न पड़े। उसके बाद लॉर्ड क्यू और त्यानी का नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लेकिन हद है यार, लॉर्ड क्यू तो बूढ़े थे, फिर भी उनका मरना जायज है। लेकिन भाई त्यानी तो एकदम खतरनाक लेवल का योद्धा था। एंड भाई अभी तो मुझे लगा था उसकी और भी सारे बैटल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे भी आइडिया नहीं था कि इसका टिकट इतना जल्दी कट जाएगा यार। खैर भगवान इन दोनों की आत्मा को शांति दे। इटर्नल लाइट पैलेस के वेस्टर्न ऑपरेशन ग्रुप के पूर्व मुखिया लॉर्ड क्यू और त्यानी ये दोनों घोस्ट क्लैन के महासंग्राम की दूसरी रात युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस वक्त वेस्टर्न ज्वानू नंबर 7 डिफेंस लाइन के मुख्य प्रभारी एक बूढ़ा व्यक्ति था। इस समय वह कांपते हाथों से शहर की दीवार पर मिट्टी के 2 छोटे छोटे टीले बना रहा था। वह उन्हीं दोनों की अस्थायी कब्रें थी। वह बूढ़ा व्यक्ति लॉर्ड क्यू और त्यानी के अस्थायी रहने वाले कमरे में गया। वहां से उसने कुछ कपड़े निकाले और उन्हीं कपड़े से उन दोनों की कब्रें यानी वस्त्र समाधि बना दी। उसे क्यू लॉ के कपड़े में एक पुरानी डायरी भी मिली। उस डायरी का पहला पन्ना उस खुशी से भरा हुआ था जब वह पहली बार इटर्नल लाइट पैलेस में शामिल हुआ था और वेस्टर्न ऑपरेशन ग्रुप का सदस्य बना था। वहीं दूसरे और तीसरे पन्ने पर उसके परिवार बसाने और पिता बनने की बातें लिखी हुई थी। तीसरे और चौथे पन्ने में उसकी पत्नी और बेटे का जिक्र था और वहीं 5वां पन्ना सबसे लंबा था। उसमें लिखा था अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने राज की रक्षा के लिए और अपने अंतिम अंधेरी रात को अपने खून से धो डालने के लिए। यह पढ़ते पढ़ते अचानक वो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुरा उठा। लॉर्ड क्यू ने तो अपने डायरी में अपने अंतिम शब्द ही पहले ही लिख डाले थे। उन्होंने यह लिखा था कि मरने से पहले मैं एक बार जोर से जरूर चिल्लाऊंगा, मैं सिर्फ मरना चाहता हूँ, बस मरना चाहता हूँ, तभी मेरी मौत सच में दमंग और बेफिक्र लगेगी। बस उन्हें एक छोटी सी बात का अफसोस रह गया, बस कल रात वह उनका यह आखिरी लाइन नहीं सुन पाए। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे खड़ा हुआ और धीमी आवाज में बोला, आज रात मैं भी तुम्हारे साथ देने आऊंगा। इस डिफेंस लाइन पर मौजूद हर इंसान जानता था कि शायद आज की रात उनकी आखिरी रात हो सकती है, लेकिन यह जानते हुए भी कोई भी पीछे हटना नहीं चाहता था, क्योंकि हर किसी को लगता था कि इस वक्त भागना सबसे ज्यादा शर्मनाक बात होगी और शायद उनके जीवन में अब कोई अपना भी नहीं बचा था, या फिर उनकी पत्नी और बेटियां पहले ही सुरक्षित जगह जा चुके थे। हर किसी के यहाँ ठहरने की अपनी अपनी वजह थी, लेकिन असली वजह कोई भी नहीं जानता था। बूढ़े व्यक्ति ने मुड़कर डिफेंस लाइन के पीछे देखा। वहाँ एक भी इंसान पीछे हटता हुआ नजर नहीं दिखाई दे रहा था। दूर सफेद मैदान पर अनगिनत कंकाल घोड़ों की गाड़ियां पूरी रात उत्तर दिशा की ओर बढ़ रही थी। उनका लक्ष्य था वेस्टर्न वेस्ट आइलैंड। जहाँ तक नजर जा रही थी बस वहाँ गाड़ियां ही दिखाई दे रही थी। सुबह की सुनहरी किरण उन पर पड़ रही थी, जिससे पूरा नजारा सोने की तरह चमक रहा था। सब जानते थे कि इस डिफेंस लाइन का अस्तित्व का केवल एक ही उद्देश्य था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित वेस्टर्न वेस्ट आइलैंड तक पहुंचाना। हर किसी को हाई स्पीड ट्रेन या टेलीपोर्टर एरिया में बैठने का मौका नहीं मिला था, इसलिए ज्यादातर लोग अभी भी कंकाल घोड़े और गाड़ियों पर निर्भर थे। लेकिन ऐसा गाड़ी खरीदना भी आम लोगों के बस की बात नहीं थी, इसीलिए कई बड़े संगठनों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने बड़ी संख्या में कंकाल घोड़े की गाड़ियां बनाई और रास्ते में मिलने वाले हर आम इंसान को उनमें बैठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने लगे। यही कारण था कि यह विशाल पलायन देखने को मिल रहा था। जानवर मौसम बदलने पर पलायन करते और इंसान आपदा आने पर। असल में देखा जाए तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। पूरा माहौल बिल्कुल शांत था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ हवा और भी भारी महसूस होने लगी थी। उधर आखिरकार घोस्ट क्लैन को यह खबर मिल गई कि इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट के इंसानों को वेस्टर्न वेस्ट आइलैंड तक भेजा जा रहा है। घोस्ट क्लैन के मूल महाद्वीप पर उसके पुराने नेता का कटा हुआ सिर महल के ऊपर लटक रहा था और विशाल सिंहासन पर एक बेहद छोटे कद का घोस्ट बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक राजदंड था। वह किसी बौने जैसा दिखाई देता था। इतने विशाल सिंहासन पर उसका छोटा शरीर बेहद अजीब लग रहा था। इस समय वह पूरी गंभीरता से अपने नाखून काट रहा था। काफी देर बाद उसने संतुष्टि से हल्की सी फूंक मारी और उसी के साथ एक आदेश भी जारी किया, सेना को चोरी छिपे अंदर भेजने की जरूरत नहीं, फालतू में सैनिक बर्बाद मत करो, योजना के अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट के सभी इंसानों का सफाया करो, उसके बाद वेस्टर्न वेस्ट आइलैंड जाकर बचे हुए लोगों का भी काम तमाम कर दो। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा कि लेवल 1 कॉन्टिनेंट पर इतना बड़ा शक्तिशाली संगठन बन जाना वाकई में एक बहुत बड़ा संयोग है, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेवल 1 कॉन्टिनेंट होने की वजह से उसकी ताकत की सीमा पहले से ही तय है। वे चाहे जितने भी स्ट्रांग हो जाए, लेकिन हमारे लिए कोई खास खतरा नहीं बन सकते। ज्यादा से ज्यादा बस कुछ दिन और जिंदा रह लेंगे। फिर अचानक उस छोटे से घोस्ट पे कुछ
कुछ याद आया। वह बोला कि उस घोष सम्राट को जेल से बाहर निकालो जो खुद को नातियान कहता है, और उसे सबसे कठिन वाले फ्रंट लाइन पर भेज दो। वहीं जाकर वो मुख्य सेना से लड़े। खैर घोस्ट किंग ने भौहें सिकुड़ते हुए बोला, लेकिन अभी तो एक अंदर गया था और असफल हो गया। उत्तर मिला, वह मरा नहीं। घोष सम्राट कुछ पल चुप रहा। तो क्या, अगर कोई मरा नहीं तो उसे असफल नहीं माना जाएगा? कुछ देर सोचने के बाद उसने खुद ही सिर हिलाया, ठीक है, शायद सच में ऐसा ही हो। वो फिलहाल के लिए सिर्फ उस जगह में फंसा हुआ है। जहाँ तक बाहर निकलने की बात है तो वह केवल किस्मत ही जानती है। ऐसा कहा जाता था कि जो भी घोस्ट उस रहस्यमय बिजली और समुद्र की कैद से प्रवेश करता है उसे लगभग अमर जीवन मिल जाता है और वह कभी बूढ़ा नहीं होता। इनफैक्ट देखा जाए तो उसका मरना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है, लेकिन उसकी पूरी बची हुई जिंदगी असहनीय पीड़ा से गुजरती है। घोस्ट किंग ने मन ही मन सोचा, पहले इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लेते हैं, उसके बाद लौटकर पता करेंगे कि आखिर यह जगह है क्या चीज। इतना कहकर उसने घंटी वापस अपनी जेब में रख ली। यह स्वर्गीय घंटी बेहद कीमती खजाना था, बस इसके इस्तेमाल करने की कीमत बहुत बड़ी थी। लेकिन जाने से पहले उसने एक और आखिरी सवाल पूछा, क्या तुम्हारे हिसाब से हमें पश्चिमी घोस्ट नेस्ट को फ्रंट लाइन छोड़कर चोरी छिपे वेस्टर्न वेस्ट आइलैंड भेज देना चाहिए या पहले पूरे इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट पर कब्जा करना चाहिए? घंटी ने सिर्फ एक शब्द में उत्तर दिया, कोई भी। यह सुनकर घोस्ट किंग चौंक गया। अब इसका क्या मतलब? घंटी ने फिर आवाज दिया, मैं केवल अतीत जानती हूँ, भविष्य नहीं। यह सुनकर घोस्ट सम्राट चिढ़ गया। अगर यह बिजली और समुद्र की कैद अतीत से जुड़ी है तो पहले बताया क्यों नहीं? फिर से उत्तर वही था, स्वर्गीय रहस्य बताए नहीं जा सकते और उत्तर देना संभव नहीं है। यह तो एकदम बेकार चीज है। घोष सम्राट बड़बड़ाया। 5 दिन बाद अभी अभी रात हुई थी। चेन फैन जियांगवे के डिफेंस लाइन पर खड़ा था, दूर अंधेरे समुद्र की ओर देख रहा था। फिर उसने धीमी आवाज में कहा कि आज घोष क्लैन के महासंग्राम की 7वीं रात है। अब बाकी सब कुछ किस्मत पर निर्भर है। इन 7 दिनों में इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट लगभग पूरी तरह से गिर चुका था। हालांकि देखा जाए तो वेस्टर्न वेस्ट आइलैंड ने अपने अंदर लाखों लोगों को रहने की जगह दी थी, फिर भी अनगिनत लोग रास्ते में घोस्ट नेस्ट के द्वारा मार दिए गए थे। इसलिए अब पूरा वेस्टर्न वेस्ट आइलैंड पूरी तरह से सील कर दिया गया था। चेन फैन जानता था कि इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट के कई कोनों में अभी भी ऐसे लोग होंगे जो समय रहते यहाँ तक नहीं पहुँच पाए होंगे। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। कई संगठन खुद आने की हिम्मत नहीं जुटा सके, लेकिन उन्होंने अपने सभी संसाधन इटर्नल लाइट पैलेस को सौंप दिए थे। वे सभी संसाधन किसी तरह वेस्टर्न वेस्ट आइलैंड तक पहुंचा दिए गए थे, लेकिन परिवहन क्षमता अभी भी बहुत कम थी। स्टार्टिंग में उसे इटर्नल लाइट पैलेस के 12 पैलेस मास्टर की खबर मिल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अब जाकर सभी संदेश आने बंद हो गए थे। उसी वक्त उसके पास मौजूदा कम्युनिकेशन स्टोन अचानक से चमक उठा। उसमें से एक अनजानी आवाज सुनाई दी, यह इटर्नल नाइट पैलेस की तरफ से आखिरी संदेश है। अभी कुछ देर पहले ही इटर्नल नाइट पैलेस के 12 पैलेस मास्टर जॉनवू के पूर्वी क्षेत्र के किंगलोंग नंबर 13 फ्रंट लाइन पर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। अब इटर्नल नाइट पैलेस के सभी 12 पैलेस मास्टर शहीद हो चुके हैं। अगर फानियों की विरासत आगे भी बनी रहे तो कृपया इस घटना को इतिहास में अवश्य दर्ज करना। वहीं दूसरी तरफ से लगातार घोस्ट की डरावनी चीखें सुनाई दे रही थी। चेन फैन कुछ कह पाया था उससे पहले ही उसका संपर्क टूट गया। अब जाकर रात पूरी तरह से उतर चुकी थी। वेस्टर्न वेस्ट आइलैंड पूरी तरह से बंद हो चुका था। तीनों एंट्री गेट पर जगमगाती हुई विशाल डिफेंस लाइनें खड़ी थी। मानव जाति की अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली थी। हालांकि कुछ फ्रंट लाइन अभी भी बची हुई थी, लेकिन वे भी ज्यादा देर टिकने वाले में से नहीं थे। अब घोस्ट राइड किसी भी समय पहुंच सकती थी। अंतिम युद्ध शुरू होने वाला था। वहीं उधर किंगलोंग नंबर 13 फ्रंट लाइन पर एक युवा योद्धा फेंग जियांगसू जल्दी से कम्युनिकेशन स्टोन बंद करता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसने अपनी छोटी तलवार और भी ज्यादा मजबूती से पकड़ ली और सामने शहर की दीवार पर चढ़ चुके घोस्ट सम्राट को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। यह डिफेंस लाइन अब गिर चुकी थी। घोस्ट सम्राट ने शांति चेहरे से उसकी ओर देखा। उसने पहले रात में आए कुछ साधारण घोस्ट को हाथों के एक इशारे से ही मार गिरा था। फिर वह अपनी कमर से तलवार निकाली। घोस्ट क्लैन हमेशा से इंसानों की संस्कृति को पसंद करता था और उन इंसानों का सम्मान भी करता था जो मौत सामने होने के बावजूद भी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन उसकी नजर में फ्रंट लाइन के टूट जाने के बाद एक अकेला इंसान कभी भी घोस्ट किंग का सामना नहीं कर सकता था। कुछ ही पल बाद उसकी तलवार फेंग जियांगसू के सीने में धंस चुकी थी। घोस्ट किंग ने धीमी आवाज में कहा कि मेरा नाम नाथियान है। तुम लोगों की संस्कृति में नौ एक बहुत ही ज्यादा सम्मानित उपनाम माना जाता है। हालांकि मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, लेकिन तुम इस सम्मान के योग्य हो। मौत की कगार पर खड़ा फेंग जियांगसू घोस्ट सम्राट की कलाई को पूरी ताकत से पकड़ लेता है और अपने मुंह में भरा हुआ खून सीधे उसके चेहरे पर थूक देता है। अगर कोई इस पूरे दृश्य को इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट के स्वर्गीय दाव की नजरों से देखता तो उसे दिखाई देता कि पूरा महाद्वीप एक एक करके बुझती हुई घोस्ट फ्लेम से भर गया है। आखिरकार अब जाकर पूरा इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट अंधकार में डूब गया था। चारों तरफ मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ वेस्टर्न वेस्ट आइलैंड पर ही कुछ घोस्ट फ्लेम अभी भी जल रही थी। अब वही मानव जाति की आखिरी उम्मीद बची हुई थी। फिर उसी वक्त आसमान से बारिश शुरू हो गई। यह बारिश पूरे वेस्टर्न वेस्ट आइलैंड पर बरसने लगी। जिस किसी के शरीर पर यह बारिश गिरी उसके घाव धीरे धीरे भरने लगे। हेवन उन्हें खुद आशीर्वाद दे रहा था। यह मानो हेवन खुद रो रहा हो।
दरअसल हेवनली दाव रो रहा था क्योंकि हेवनली दाव सबसे आसानी से दुख महसूस करता है। सभी जानते थे कि इटर्नल लाइट कॉन्टिनेंट लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, लेकिन किसी ने भी अपनी आंखों से वह सब होते हुए नहीं देखा था। उन्होंने नहीं देखा था कि कैसे लोग निराशा भरी आंखों से भाग रहे थे, कैसे घोस्ट टाइड ने उन्हें निगल लिया। इनफैक्ट उन्होंने यह भी नहीं देखा कि त्यानी ने कैसे फ्रंट लाइन पर शहीद होते हुए वह बोला था कि मैं अपने रक्त से पूरे आकाश को जला दूंगा। और उन्होंने यह भी नहीं देखा था कि नन्हा सियाओ यू अपनी मौत तय होने के बावजूद तलवार उठाकर दुश्मन पर टूट पड़ा। लेकिन यह सब होते हुए हेवनली दाव ने अपनी आंखों से देखा था। हालांकि हेवनली दाव के पास भावनाएं नहीं होती, शायद यही उसकी सबसे बड़ी रक्षा थी। रात फिलहाल काफी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। उसी समय फानियो के येलो स्प्रिंग नंबर 1 डिफेंस लाइन पर 2 मेहमान पहुंचे। वे थे 2 विशाल मगरमच्छ, इनका पूरा शरीर घाव और खून से लथपथ था। उनकी पीठ पर एक बेहद मध्यम आयु का व्यक्ति लौटा हुआ था। उसने अभी भी अपने हाथ में उस 3 फुट लंबी तलवार को मजबूती से पकड़ा हुआ था। उधर वे यह दृश्य देखकर पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर उसकी आंखें भर आई। वह दौड़कर दोनों मगरमच्छ के पास पहुंचा और उसके शरीर के घाव को बार बार चाटने लगा, क्योंकि पहले ही नजर में उसने पहचान लिया था कि वे उसके माता पिता थे। बाईं तरफ वाला मगरमच्छ मुस्कुराते हुए बोला, वे पापा को देखकर खुशी हुई ना? वे पहले तो खुश होकर उछल पड़ा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता इंसानों की तरह बोल सकता है। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई। वह लगातार सिर हिलाने लगा। फिर उसने अपना मुंह खोला और उसके अंदर से एक के बाद एक ढेर सारी चीजें बाहर निकलने लगी। उबला हुआ मांस, पकौड़िया और फ्रंट लाइन से लाया गया ढेर सारा सामान। दरअसल वे सारी चीजें वही थी जिन्हें उसने पिछले कई सालों से नेमलेस माउंटेन पर अकेले रहते हुए बोरियत मिटाने के लिए इकट्ठा किया था। ये आखिर कैसी कैसी अजीब चीजें हैं। विशाल मगरमच्छ ने गहरी नजर से वेवे को देखा। उसकी आंखों में साफ साफ बिछड़ने का दर्द दिख रहा था। वह फिलहाल कुछ और नहीं कहना चाहता था। अचानक उसकी आंखों की रोशनी धुंधली होती हुई उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाकर अपनी पीठ पर बने उस लंबे और गहरे घाव को देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराया। अगले ही पल भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसके पास खड़ा दूसरा मगरमच्छ आकार में थोड़ा छोटा था, बस प्यार भरी नजरों से वेवे को देखता रहा। उसने बड़ी मुश्किल से जमीन पर भरा एक लूजू अपने मुंह में रखा और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए, बहुत स्वादिष्ट है वेवे, इतना कहकर कुछ कदम रेखते हुए उस बड़े मगरमच्छ के पास पहुंचा और धीरे धीरे उसने भी हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। फिलहाल वेवे बोल नहीं सकता था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और लगभग पागलों की तरह दूर से आते चेन फैन की ओर दौड़ा और फिर वह तुरंत चेन फैन को अपने माता पिता के पास ले गया। हालांकि वह कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल साफ था कि जल्द से इन्हें बचाइए। घबराओ मत वेवे। चेन फैन तुरंत आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ विशाल मगरमच्छ की नाक के पास रखा, लेकिन उसे सांसों का कोई भी एहसास नहीं हुआ। उधर फानियों के सदस्य पहले से उन दोनों पर पवित्र जल डालना शुरू कर चुके थे। उसी समय मेडिसिन किंग वैली के वैली मास्टर भी वहां पहुंच चुके थे। उसने गंभीर चेहरे के साथ कहा, यंग मास्टर, यह मामला थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी मेडिसिन सिर्फ इंसानों के इलाज में ही माहिर है, लेकिन दिव्य और जादुई चीजों का इलाज करना हमारी विशेषता नहीं है। दरअसल मेडिसिन किंग वैली पूरे इटर्नल कॉन्टिनेंट के सबसे बड़ा चिकित्सक माना जाता था। फिर भी आज उन्हें ऐसा लग रहा था मानो बिना तैयारी के उन्हें युद्ध में उतार दिया गया हो। सियाओ क्यों, चेन फैन ने तुरंत अपनी कम्युनिकेशन तावीज निकाली और सियाओ क्यों से संपर्क किया। वह उसे आदेश देने वाला था कि फानियों में हाल ही में शामिल हुए चिकित्सकों को तुरंत यहाँ भेजो। तभी भीड़ से अचानक एक आवाज आई, यंग मास्टर चेन, हमें कोशिश करने दीजिए। भीड़ में से लोगों का एक समूह आगे आया। सबसे आगे खड़ा हुआ व्यक्ति चेन फैन को कुछ जाना पहचाना लग रहा था। यह तो जियांगनान के हे परिवार है। बिल्कुल, वह मुस्कुराया। हमें खुशी है यंग मास्टर चेन कि हम अभी भी आपको याद है। कुछ दिन पहले ही हम फानियों के डिफेंस लाइन में शामिल हुए थे। पश्चिमी वेस्ट आइलैंड की रक्षा में हमारा भी थोड़ा सा योगदान रहा था। अच्छा, चेन फैन ने सिर हिलाया। कुछ देर की बातचीत के बाद वेवे के माता पिता को उसी समूह के हवाले कर दिया गया। उसे याद आया यह जियांगनान का हे परिवार था, एक ऐसा परिवार जो विशेष रूप से जादुई जीवों यानी स्पिरिट बीस्ट के ऊपर रिसर्च करता था। उनका मेन काम ऐसे जीवों के लिए विशेष उपकरण और सामान बनाना था। शुरुआत में उन्होंने फानियों में अपनी दुकान भी खोली थी, लेकिन बाद में उन्हें दुकान बंद करनी पड़ी क्योंकि इतने कम लोग थे जो अपनी स्पिरिट बीस्ट के लिए ऐसी चीजें खरीदते थे। आखिर स्पिरिट बीस्ट की संख्या भी तो बहुत कम थी। चेन फैन ने मेडिसिन किंग वैली के वैली मास्टर की ओर देखते हुए कहा, इस आदमी को भी अपने साथ ले जाइए। सियाओ क्यों ने आपकी मदद के लिए लोग भेज दिए, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, इसे हर हाल में बचाना है। फिर चेन फैन की नजर उस मगरमच्छ के पीठ पर लेटे हुए उस मध्यम आयु के व्यक्ति पर गई। उसे देखते हुए वो समझ चुका था कि यह वही व्यक्ति है जो कभी नेमलेस माउंटेन पर रहा करता था, लेकिन फिलहाल वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश पड़ा हुआ था। तो दोस्तों, यह सब करने के बाद चेन फैन फिर से शहर की दीवार पर चढ़ गया और बारिश भरी रात में खड़ा होकर वो दूर तक फैले घोस्ट फ्लेम की रोशनी को देखने लगा। येलो स्प्रिंग पास, यही उसने कुल 4 पत्थर की डिफेंस लाइनें बनाई थी। पूरे वेस्टर्न वेस्टलैंड आइलैंड में सबसे ज्यादा डिफेंस लाइन यहीं पर मौजूद थी। बाकी दोनों द्वारों पर केवल 3-3 डिफेंस लाइनें थी। इसका मतलब साफ था कि मेन हमला यहीं पे होने वाला था, क्योंकि येलो स्प्रिंग पास पर हमला करने के लिए घोस्ट सेना को चोरी छिपे रास्ता बदलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन बाकी दोनों रास्ते तक पहुंचने के लिए उन्हें समुद्र के गुप्त रास्ते से प्रवेश करना पड़ता था और उस चीज की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि अब बीच में एक ही दिन का गैप देके ना वीडियो अपलोड कर दो, यानी आज अपलोड किया है तो कल एक दिन का गैप देके परसों अपलोड कर दो। लेकिन इस सब के लिए मुझे आप लोग की सपोर्ट चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आप लोग जो लाइक एंड कमेंट करने में कंजूसी करते हैं तो वो तो आप लोग बिल्कुल ही मत कीजिए। आप लोगों से जितना हो सकते हैं लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए
एंड हाइप करना ना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग इस तरह से अपना पेरेंट्स सपोर्ट देंगे तो मुझे थोड़ा सा मेहनत ही लगेगा ना। लेकिन मैं बीच में एक दिन का सिर्फ एक दिन का गैप लूँगा, क्योंकि उसमें मुझे काफ़ी चीज़ें करना रहता है। इसके बाद अगले दिन मैं जो है ना वो वीडियो डाल दूँगा। तो बाकी आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जो चीज़ें मैंने बताया, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना एंड हाइप करना, तो वो लोग आप लोग कीजिए। एंड बाकी न्यू वीडियो लाने का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो भी समुद्र के रास्ते से आता था उसमें से हर 10 सैनिक में से शायद केवल एक ही बचता था, या ऐसा समझो 100 में से केवल एक ही बच पाता था। जब तक डिफेंस लाइनें इन द्वारों को बंद रखती, वेस्टर्न वेस्ट आइलैंड के अंदर स्वर्गीय विनाशकारी गठन सक्रिय नहीं होता। फिर उसने गहरी सांस ली। उसने बोला, लगता है आज रात हमें ओरिजिनल वाली घोषणा देखने को मिलेगी। पिछले 7 दिनों में चेन फैन ने कुल मिलाकर 12 घंटे से भी कम समय की नींद ली थी। वह लगातार पावर वाली पिल खाकर खुद को जगाए रखता था। उसका कुछ समय डिफेंस लाइन बनाने में जाता, बाकी समय नई नई इमारतें बनाने में जाता, और इस सब के अलावा जो समय बचता उसमें वह अलग अलग संगठनों द्वारा लाए गए खजाने और ब्लूप्रिंट्स की पहचान करता। उसे ऐसी चीजें खोजनी थी जो आने वाले युद्ध में काम आ सके। उसका मेन फोकस नई नई इमारतों और ब्लूप्रिंट पर था। उसे बस समय चाहिए था। अगर वह 1 महीना या 1 साल तक टिक गया तो उसे पूरा विश्वास था कि वह पलटवार कर सकता है। लेकिन इस वक्त उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती सिर्फ एक ही चीज थी, वह था समय। आज रात घोस्ट क्लैन पहली बार आधिकारिक रूप से येलो स्प्रिंग पास पर फानियों के मुख्य डिफेंस लाइन पर हमला करने वाला था। रात काफी गहरी हो गई थी। दूर से क्षितिज धीरे धीरे हिलने लगा। शुरुआत में ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कोई हलचल हो रहा हो, लेकिन कुछ ही समय बाद क्षितिज पर एक विशाल काली दीवार दिखाई देने लगी। वह धीरे धीरे पूरी दुनिया को ढकते हुए आगे बढ़ रही थी। सबसे पहले आसमान में अरबों की संख्या में उड़ते हुए घोस्ट कीड़े दिखाई दिए। उनकी तेज चीखें सुनकर मानो किसी का भी कान सुन पड़ जाए। फिर धरती पर दौड़ते अनगिनत घोष सेनाओं की धार गूंज उठी। ओरिजिनल सेनाएं आ गई थी। जहां तक नजर जाती सिर्फ काला समुद्र दिखाई दे रहा था, मानो 100 मीटर ऊंचे अंधेरे की सुनामी पूरी ताकत से उनकी ओर बढ़ रही हो। धीरे धीरे हवा में सड़ी हुई लाशों जैसी भयानक बदबू फैलने लगी थी। येलो स्प्रिंग क्षेत्र के एक शहर में लाखों घोस्ट घुटनों के बल झुके हुए थे। शहर के बाहर घोस्ट किंग जीवू भी अपने सभी सब ऑर्डिनेट्स के साथ घुटनों पर बैठा हुआ था। उसने गहरी सांस ली, फिर पूरी ताकत से चिल्लाया कि घोस्ट किंग जीवू कई वर्षों से फानियों की डिफेंस लाइन पर हमला कर रहा है। आज पूरे सम्मान के साथ घोस्ट नेस्ट का स्वागत करता है। मैं अपना जीवन घोस्ट नेस्ट के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। अगले ही पल विशाल घोस्ट हेड बीच से 2 हिस्सों में बट गई। वह बिना उनकी ओर देखे सीधे येलो स्प्रिंग पास नंबर 1 डिफेंस लाइन की ओर बढ़ गई। देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में चारों ओर केवल शोर और अंधेरा ही अंधेरा रह गया। ऐसा लग रहा था मानो वे समुद्र की गहराई में डूब गए हो। काफी देर बाद एक विशाल घोस्ट सम्राट के कंधे पर एक छोटा सा घोस्ट नीचे घुटनों पर बैठे जीवों को हीन भावना से देखने लगा। एंड दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म होता है। एंड दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, वरना दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। एंड सबसे जरूरी बात दोस्तों, मैंने आप लोगों को जो बताया है लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जितना हो सके कीजिए, एंड वीडियो का हाइप करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। एंड बाकी जो नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाना है वो काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप इतना काम कर दीजिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। एंड दोस्तों जिन भाइयों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया प्लीज़ वहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि जो पिछले पार्ट है ना वो आप लोग को वहीं पे देखने को मिलेंगे। अभी मैं वहाँ पे वीडियोस डाल नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द डालना चालू कर दूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।